नमः संस्कृताय मित्राणि। आइए आज हम लोग एपिसोड 4 को देखें। चौथे एपिसोड में मित्रों आज हम लोग चर्तु संधि पढ़ेंगे और अनुस्वार संधि भी पढ़ेंगे, लत्तु संधि भी पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग तीसरे एपिसोड में देखा था स्तुत्व संधि, ष्टुत्व संधि और जस्तु संधि। जी हाँ मित्रों, और यदि आप नहीं देखे हैं तो आप पहले देख लीजिए। यदि आप पीछे से आप अर्थात प्रारंभ से यदि आप पढ़ना प्रारंभ करेंगे, समझना प्रारंभ करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए और एक एक बारीकी से आपको पढ़ाया गया है। तो मित्रों आइए चौथे इस एपिसोड में हम बात करेंगे चतुर्थ संधि का, है ना। तो सबसे पहले चतुर्थ संधि को हम लोग देखते हैं। चतुर्थ संधि करने वाला जो सूत्र है मित्रों खरीचा है। कौन सा सूत्र है? खरीचा है। ठीक है, बस प्रत्याहार आप याद रखा कर, बिना प्रत्याहार का कैसे आप जो है संधि कार्य करेंगे। प्रत्याहार याद रखेंगे तो प्रत्याहार के आधार पर ही संधि होती है, इसलिए 42 प्रत्याहार को आप याद रखें। आप जो है कम से कम प्रत्याहार बनाना सीखें। तो चलते हैं हम सीधा प्रत्याहार, ये प्रत्याहार की तरफ न कह के कहना चाहूंगा मित्रों, सीधा संधि के तरफ। उसी में हम प्रत्याहार भी सीख जाएंगे और मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। ये जिसने प्रत्याहार बनाना न सीखा हो वो कृपया आप पीछे वाले एपिसोड को देखें तो आप समझ जाएंगे। तो मित्रों आइए हम व्याकरण विधि पढ़ रहे हैं और व्याकरण विधि में आज हम सब चर्तु संधि पढ़ेंगे। चर्तु संधि में खरीचा देख रहे हैं। खरीचा ये क्या है मित्रों? सूत्र है। आप लोग नोट करें, कॉपी में लिखें खरीचा, इसको आप अवश्य ही लिखें। ये जो खरीचा आप देख रहे हैं ना, ये इसको आप लिखिए। ठीक है मित्रों, आप इसको लिख लीजिए। और संधि हमारा चर्त है। अब इसकी परिभाषा को देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं क्या परिभाषा है। कह रहा है यदि वर्गों के द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण के बाद वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण या शेष या बोल रहा है या स, ठीक है, स आए तो पहले आने वाले वर्ण अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। हम लोग ये मोटा मोटी पढ़े हैं अभी, अब समझेंगे। ठीक है, तो क्या कहें, यदि वर्गों के, चाहे वह क वर्ग हो, वह च वर्ग हो, ट वर्ग हो, ये सब आप जानते ही होंगे। क वर्ग कहने से क ख ग घ ङ, ठीक है, च वर्ग कहने से च वर्ग। तो यही करें वर्गों के। क वर्ग, वर्गों में कौन कौन आ गया? बोले क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग। इन वर्गों के जो द्वितीय है, कौन कौन से वर्ण? बोले द्वितीय। द्वितीय में क वर्ग का द्वितीय वर्ण क्या होगा? ख। च वर्ग का द्वितीय वर्ण क्या हो गया? छ। और ट वर्ग का द्वितीय वर्ण हो गया ठ। और त वर्ग का द्वितीय वर्ण हो गया थ। प वर्ग का उसी तरह फ। बोले जो द्वितीय वर्ण है, ठीक है, और बोले तृतीय भी, तृतीय ग हो गया, च वर्ग का ज हो गया, ट वर्ग का ड हो गया, त वर्ग का द और प वर्ग का ब। बोले यदि वर्गों के बोला द्वितीय व तृतीय या चतुर्थ के बाद, चौथा भी वर्ण ले लिए हैं, के बाद वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण, यदि इन द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ग के बाद कह रहा है, यदि कोई वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण से, द्वितीय वर्ण स या श से आए, किससे आए? स या श से, तो पहले आने वाले जो वर्ण है, उस आने वाले वर्ण जो है वह अपने ही वर्ग का क्या? प्रथम वर्ण हो जाता है। ध्यान से अब यहाँ देखिए, उदाहरण से समझ जाएंगे। जैसे देखिए सद है, सद जो है यहाँ त वर्ग का ये तीसरा वर्ण है द। अब इधर क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि सद के जो दकार है वो तीसरा वर्ण है, तो उसको आप कर दीजिए पहला। तीसरे वर्ण को क्या कर दीजिए? पहला। तो द को पहला क्या था? द वर्ग का पहला वर्ण त है, द को त कर दीजिए, हो गया सत्कार। कितना सरल है, देख रहे हैं आप। चर तो कर रहे हैं ना, चर तो संधि में आप ये मोटा मोटी समझे। चर प्रत्याहार, खर चर, ये सब प्रत्याहार समझा करिए। खर प्रत्याहार तो समझ गए, ख फ च ट त क प च ट त क प स स स। तो वही खर प्रत्याहार को मान करके हम जो है चर तो करते हैं। तो सद है कारा है,
तो जब भी, ठीक है, ये आपको ये क्या अर्थात वर्गों के द्वितीय व तृतीय व चतुर्थ वर्ण है ना दिखे। देखिए यहाँ कौन सा है, वर्ग का तृतीय है कि द्वितीय है। तो इसमें हमने देखा कि ये हाँ सदकार में वर्ग का तीसरा है, उधर कार है, तो कार है, इसीलिए इस दकार को हम क्या कर देंगे, इसको हम प्रथम कर देंगे, तो हो गया तो सत्कार। उसी तरह लभस्यते, तो लप्स्यते भ को प कर दीजिए, प्रथम करना है मित्रों। दिक धनपाल है, ग को फिर प्रथम कर दीजिए तो हो गया दिक्पाल। देख रहे हैं, लभ धन श्यते तो हो गया लप्स्यते। इस तरह बहुत उदाहरण है मित्रों। अब हम लोग अपने से भी बनाएंगे, ठीक है, अपने से भी हम लोग देखते हैं। जैसे सत्कार है मित्र, उसी प्रकार सद है और कृतम है, तो क्या हो जाएगा सत्कृतम। सद धन कृतम, तो क्या बन जाएगा सत्कृतम। ये देखिए मैं अभी लिखूंगा, आप लोग देखते चले। अपने से बनाना है मित्रों, ठीक है। अब देखिए लिखिए आप लोग भी, सद क्या लिखेंगे, सद प्लस, ठीक है, सद धन कृतम, क्या लिखना है कृतम, तो क्या हो जाएगा सत्कृतम। सत्कृतम। तो वो जो द था, जो तीसरा वर्ण था, वह पहले वर्ण में चेंज हो गया। अब आपके मन में होगा सर ये कैसे हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो आप ये समझिए, खरीच पढ़े ना सूत्र में, हमने क्या देखा, खरीच सूत्र का नाम क्या है मित्रों, खरीच। ये पढ़ लीजिए, खरीच। खरी माने होता है खर प्रत्याहार, और खरी या सप्तमी एक वचन में बाद में यदि खर प्रत्याहार हो, किसके बाद में, झल वर्ण के बाद में, तो बोला झल को चर कर देंगे। जब झल वर्ण के बाद झल वर्ण हम कह रहे हैं, झल प्रत्याहार, झल प्रत्याहार में जो भी वर्ण आता है तो झल को हम चर करते हैं। खरी झलाम चरा स्युहु, ये जो है, तो कहते हैं खर प्रत्याहार यदि बाद में हो, ठीक है, तो खर प्रत्याहार में क्या क्या आता है, खपा छठा चटता कप स हा, किसके बाद में हो, झल वर्ण के, झल प्रत्याहार में आने वाला वर्ण। तो झल प्रत्याहार में हमारा सद में द आता है क्या नहीं, हर वर्ग का याद रखिए, अभी हम बताए भी हैं, हर वर्ग का जो तीसरा वर्ण, मैंने झल प्रत्याहार आपको पहले ही बता दिया। तो जैसे यहाँ हर वर्ग का तीसरा कहने का अर्थ, यहाँ सद में तीसरा वर्ण है, तो इसको क्या हो, बोले इसको चर कर दीजिए। चर में क्या है, अब चर भी आप समझा करें, देखिए चर समझिए, चर चर च जैसे है ना, ख फ छ ठ त च तक जाते हैं ना, च से लेके चलेंगे, च ट त व क प, ठीक है, स श स, यहां तक जाएंगे। ये है हमारा चर। और इसको करना किसके स्थान पे है, झल के स्थान पे, ज ब घ ढ ध ज ब घ ढ ध जो है, इनके स्थान पर करना है मित्रों, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो सद है, ठीक है, सद प्लस कृतम है, तो किस आधार पे करना है, आपके मन में होगा क्या मान के हम करें। भाई हम आपको बार बार यही कह रहे हैं कि जैसे ही खर प्रत्याहार को झल प्रत्याहार वाले वर्ण देखेंगे अपने के बाद में, अपने से बाद में, यहाँ देखिए सदकृतम में, इसमें देखिए सदकृतम है ना, तो सदकृतम में जो द है ये झल है, झल प्रत्याहार वाला वर्ण है, ये अपने के बाद में खर को देख रहा है, किसको, खर को। खर में हमारा क्या है, क आता है ना, कृतम का क, तो जैसे ही खर प्रत्याहार वाले वर्ण को ये देखेगा कि ये जो है चर प्रत्याहार में चेंज हो जाएगा, खर को देख के चर बन जाएगा। इसीलिए तो हम चर तो संधि पढ़ रहे हैं, इसलिए चर तो होते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ चर चर हो जाएगा। अब चर आपके मन में होगा सर ये च ट त क,
ये देखिए चर में क्या है, च ट त व नहीं होगा, च ट त व नहीं, व तो अंतिम वर्ण है, इसको काट देंगे। च ट त क प स श स ये होता है। अब आपके मन में होगा सर ये कैसे, चर में तो बहुत है, च भी है, ट भी है, त क प स श स, ये कौन सा हो? तो कहने का अर्थ है जिस वर्ग का जो वर्ण होगा उसी वर्ग का पहला वर्ण हो जाएगा। तो यहाँ सद में जो द है, ये देखिए त वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो इसको हम करेंगे चर्तु। तो चर्तु कहने का मतलब वही उसी वर्ग का वही वर्ण जो है पहला वर्ण बन जाएगा। तो द का पहला वर्ण क्या होगा, त वर्ग में त, तो इसलिए सत्कृतम हो गया। इसी तरह सदगतम सतगतम, सत्कृतम अति सत कीर्तनम, सदकीर्तनम तो हो गया सत्कीर्तनम। ठीक है। अब और यहाँ आप एक बार आपको और मैं यहाँ से समझा देता हूँ इस जगह से। ठीक है मित्रों, ये यहाँ से आप समझिएगा ध्यान से। हम लोग चर्तु संधि पढ़ रहे हैं, और चर्तु संधि कब होता है, जब झल प्रत्याहार वाले वर्ण के बाद यदि कौन सा खर प्रत्याहार बाद में हो, खफ चट त कफ ये सब बाद में हो। ठीक है। तो आप खरी च से खर प्रत्याहार याद रखा करें, जो खर को मान के ही हम चर्तु करेंगे। चर्तु करेंगे किस स्थान पे, तो जहाँ जो देखिए झल के स्थान पे करेंगे। ये देखिए सद में द है, ये झल प्रत्याहार में आता है द वर्ण। अब इसको चर्तु कर दीजिए। क्यों करेंगे, क्योंकि खर प्रत्याहार में जो ये क है बाद में, इसीलिए ये तो खर प्रत्याहार को मान करके, क को खर मान करके यहाँ आप इस झल को चर करिए। अब भाई चर क्या है, तो चर में आता है चट त क प स श। तो चट त क प स स अर्थात ये द के स्थान पे उसी वर्ग का पहला वर्ण हो जाएगा। तो ठीक उसी तरह लबधंस्यते, तो लप्स्यते हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये झल वर्ण है हमारा, झल प्रत्याहार वाला भ, इसको चर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि स्यते का जो दंत स है ये खर प्रत्याहार में आता है, और खर वर्ण जैसे ही अपने बाद में, अपने से बाद में जैसे ही झल प्रत्याहार भी झल वर्ण, झल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण जैसे ही अपने के बाद में खर प्रत्याहार वाले वर्ण को देखता है तो वो चर में बदल जाता है। तो चर में बदल जाता है, तो चर प्रत्याहार को पहले जानी कि चर भाई है क्या, तो च ट त क प स श स ये चर है। तो इनमें से हो कौन, तो जो वर्ण जिस वर्ग का वह वर्ण होगा उसी वर्ग का पहला वर्ण हो जाएगा। ठीक है। आप भी कहेंगे सर ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि उसका जो उच्चारण स्थान होगा तो उसी वर्ग वाले वर्ण से न मिलेगा, किसी दूसरे वर्ग वाले वर्ण से तो मिलेगा नहीं, इसी उसी वर्ग का पहला वर्ण हो जाता है। अब यहाँ दिग है, पाला है। दिग में गकार क्या है, झल प्रत्याहार का वर्ण है। ठीक है। तो दिग है, दिग के ग है, इसको क्या हो गया, इसको भी क हो गया। क्यों क हुआ, क्योंकि इधर खर प्रत्याहार वाला वर्ण पाला का पकार है बाद में। तो जैसे ही वो अपने से बाद में खर को देखेगा कि यहाँ ये चर बन जाएगा। चर में क्या आता है, चट त क प श स ह, तो यहाँ क वर्ग का क हो जाएगा पहला वर्ग। बहुत सरल है मित्रों, मैं समझता हूँ आप लोग समझ गए। और नहीं समझे हैं तो आप सरलता पूर्वक समझ जाएंगे कि यदि वर्ग का तीसरा वर्ण ध्यान दीजिएगा, तीसरा वर्ण यदि इधर रहे और तीसरे वर्ण के बाद में यदि वर्ग का तीसरे वर्ण के बाद यदि कौन सा रहे, प्रथम और द्वितीय, कहते हैं ना खर वर्ण, तो प्रथम भी आता है ख फ छ ट क प श स, तो द्वितीय भी आता है, और स श स ये बाद में हो तो आप जो है आप क्या करेंगे, फिर उसको प्रथम वर्ण में चेंज कर देंगे। जैसे दिग्पाला में यहाँ ग था, इसको प्रथम वर्ण अब कर दिए, क कर दिए, चर्त को मान करके, खर प्रत्याहार को बाद में मान करके। ठीक। अब हम अनुस्वार संधि पढ़ेंगे मित्रों। खरी च से हमने चर्तु संधि किया। खरी च यह एक सूत्र है, और खरी च क्या कहता है कि खर प्रत्याहार बाद में यदि हो तो झल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण को आप चर्त कर दीजिए।
अनुस्वार संधि पढ़ेंगे। अनुस्वार संधि करने वाला सूत्र है मोनुस्वार। इस सूत्र को आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। मोनुस्वार आप सब लिखें, ठीक है। मोनुस्वार, मह अनुस्वार, तो क्या हो गया मोनुस्वार। तो मह अनुस्वार कहने का अर्थ है जो म है मित्रों, इसी म को अनुस्वार होता है, ठीक है। मोनुस्वार, इसीलिए इसका नाम पड़ा मोनुस्वार। मोनुस्वार मतलब म को अनुस्वार होना, म को क्या करना, अनुस्वार करना। तो याद कर लेंगे आप लोग मोनुस्वार, बड़ा सरल है यह मोनुस्वार। कहता यदि किसी पद के अंत में, क्या कह रहा है कि यदि किसी पद के अंत में म हो तथा उसके बाद कोई व्यंजन आए तो म का अनुस्वार हो जाता है। यदि म कोई पद है, संस्कृत में हम पद बनाते हैं ना, शब्द बनाते हैं ना पद, तो एक पद बनाइए, जैसे हरिम, हरि, हरिम एक पद हो गया। हरिम एक पद है ना, द्वितीय विभक्ति एक वचन में, प्रथमा एक वचन में क्या लिखते हैं हरि ही, द्वितीय एक वचन में हरिम, ठीक है। हरि हरिम हरिणा हरे हरे हरे, हरे हरिम हरिणा हरे 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 हरौ। तो यहाँ जो हरिम है ये द्वितीय विभक्ति एक वचन का है। सब याद रखिएगा, जिस शब्द के अंत में ये सु ओजस अमोट सस एक ही प्रत्यय लगा हो और उधर धातु में जो है प्रत्यय लगा हो तिप्तस वाला, वो पद बनता है। तो यहाँ हरिम में भी यहाँ जो है अम है, हरि से अम प्रत्यय करके हम क्या किए, एक पद बना दिए इसको। तो हरिम यह एक पद है, ये समझिए। हरिम क्या है, एक पद है, द्वितीय विभक्ति में है ना, हरि हरिम द्वितीय विभक्ति में है, समझ गए। ये पद हो गया, एक पद है। यदि किसी विभक्ति में है कोई शब्द तो वो समझिए पद ही है। तो हरिम एक पद हो गया, तो ये किस विभक्ति का है, द्वितीय विभक्ति का हरिम। अब हरिम के बाद वंदे है, तो भाई हरिम में तो म है अंत में, तो शर्त क्या है कि भाई यदि मकार के बाद कोई व्यंजन वर्ण आए तो हम उस मकार के स्थान पे अनुस्वार कर देंगे। तो हमारा मकार कहाँ है भाई, तो हरिम में ये म, बोला भाई इसको अनुस्वार कर दो, इसको क्या कर दो, अनुस्वार कर दो। तो हरिम के अनुस्वार हो गया म को, तो हरिम हो गया हरिम वंदे, मतलब हरि को प्रणाम करता हूँ। या वंदे जो है ये आत्मनेपदी का उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप है। जैसे वंदते वंदेते वंदन्ते वंदसे वंदेथे वंदध्वे, वंदे वंदावहे वंदामहे अहम हरिम वंदे, मैं हरि को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। तो हरिम वंदे, तो यहाँ हरिम में मकार को आप क्या कर दिए, अनुस्वार कर दिए। किस सूत्र से किए, तो मोनुस्वार। इस सूत्र से आप इस मोनुस्वार को लिख लें। मोनुस्वार समझ गए। मोनुस्वार क्या कहता है कि पदांत जो म है, पद के अंत में यदि म हो तो उस म को अनुस्वार। हरिम वंदे हो गया। आइए अब देखिए, यहाँ अहम बना है, अस्मत् शब्द का अहम आता है, प्रथमा एक विभक्ति एक वचन में अहम बनता है। आइए अहम के बाद गच्छामि, देखिए अहम में म में हलंत है, और म ये देखिए है अह के बाद म है। तो यदि अंतिम में पद के अंत में म हो तो उसको क्या करेंगे हम, अनुस्वार। कब करेंगे, जब व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण हमारा ग है बाद में, इसीलिए ग को देखते ही ये जो म है अनुस्वार में चेंज हो जाएगा, इसीलिए अहम गच्छामि ये बन जाएगा। ठीक है मित्रों, ये आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, अब आइए आगे 6 नंबर पर सवर्ण संधि पढ़ेंगे। हमने अभी चतुसंधि को देखा, उसके बाद हमने अनुस्वार संधि को देखा। अब हम लोग पर सवर्ण संधि, देखिए पर सवर्ण संधि कैसे होता है। पर सवर्ण संधि करने वाला सूत्र है अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण। पर सवर्ण का अर्थ समझिए। सबसे पहले पर सवर्ण की बात आ रही है, हम लोग क्या करें, पर सवर्ण, पर मने होता है बाद में, पूर्व मतलब पहले, पर मतलब बाद। तो बोले बाद में, सवर्ण मने उसी के तरह, पर सवर्ण, सवर्ण मने वर्णेन सह, सवर्ण जैसा वर्ण हो वैसा वर्ण, उसी वर्ण की तरह पर सवर्ण होना।
अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण, इसको आप लोग लिखिए मित्रों, अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण, ये इसको लिख लीजिए आप, ये वाला अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण, ठीक, इस सूत्र को लिख लीजिए। अब जब अनुस्वार से ही पर सवर्ण को लिख लिए तो यहीं पे पहले आप समझा भी देता हूं मैं आप लोगों को। जब अनुस्वार हो और अनुस्वार के बाद, ठीक है, यही प्रत्याहार वाला वर्ण हो, यहाँ देखिए लिखा भी है, पहले हम लोग देख लीजिए, परिभाषा पढ़ ही लीजिए। क्या कहा कि अनुस्वार के बाद, यहाँ ये देखिए, अनुस्वार के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन आए तो करें अनुस्वार के स्थान पर, तो अनुस्वार के स्थान पर करें आगे वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। ध्यान दिए, क्या कहे कि अनुस्वार के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन आए, कोई भी यदि वर्गीय व्यंजन आता है तो बोले अनुस्वार के स्थान पर आगे वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है, और यह नियम पदांत में कभी भी नहीं भी लगता है। पदांत में कभी नहीं भी लगता है, पदांत में यह नियम नहीं लगता है। केवल ध्यान दीजिएगा आप लोग, अनुस्वार के बाद कोई वर्गीय व्यंजन आए, कोई भी क वर्ग का व्यंजन हो, व च वर्ग का, व ट वर्ग का, त वर्ग का, जैसे ही अनुस्वार के बाद कोई वर्गीय व्यंजन आएगा तो जो अनुस्वार है ना, उसी के स्थान में बोल रहा है, उसके स्थान में बोला आगे जो आगे वाले वर्ण के वर्ग का, तो उसके बाद जो वर्ण है बस उसी का क्या होगा, बोला पांचवा वर्ण हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, जैसे पदांत में हमारा देखिए उदाहरण संस्कृतम है, एक पद है संस्कृतम, और संस्कृतम में म को हमने अनुस्वार किया था मनुस्वार से, क्योंकि प उधर व्यंजन वर्ण है। अब संस्कृतम पठती है, ठीक है मित्रों, अब पर संस्कृतम पठती अनुस्वार था, अब अनुस्वार को कह रहे हैं इसको क्या करो, पर सवर्ण, माने पर की तरह। तो भाई अनुस्वार कोई पर सवर्ण कैसे करे, आपके मन में होगा सर इसको पर सवर्ण कैसे करे। अरे भाई पर में देखिए तो सही, अनुस्वार के बाद में कौन सा वर्ण है, प है, उसके तरह करिए। तो अनुस्वार का आप देखिए उच्चारण स्थान क्या है, तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिक है भाई, अनुनासिक। अनुस्वार का है ना अनुनासिक, तो अनुनासिक यदि नासिक है, नासिका से उच्चारण होता है, तो परसवर्ण करने जा रहे हैं तो पर वाले वर्ण को भी देखिए कि क्या उसका उच्चारण स्थान नासिक है, तो बाद में प है, तो प का तो भाई नहीं है उच्चारण स्थान नासिका, तो उसी वर्ग में देखिए और किसी का है, फ का भी नहीं, ब का ना, भ का ना, म का देखिए मिल रहा है, हाँ म का मिल गया नासिका, तो उस अनुस्वार को आप म में परिवर्तन कर दीजिए, तो संस्कृतम पठती तो क्या बन जाएगा, संस्कृतम पठती, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका संस्कृतम पठती यह हो जाएगा। यहाँ पर सवर्ण हो गया, अनुस्वार को पर की तरह हो गया सवर्ण, अर्थात पर का जो म का उच्चारण स्थान है वो क्या है, अनुनासिक, अनुस्वार का भी वही है, तो इसीलिए इसी को हम कहेंगे पर सवर्ण। उसी तरह अंकिता में देखिए, अम में अनुस्वार है, अकिता है, अंग है, फिर किता है। यहाँ पद की बात नहीं कहा है, क्या कहा है, यह नियम पदांत में कभी नहीं भी लगता है, कभी, यह नियम पदांत में कभी नहीं भी लगता है, कभी कभी क्या होता है पदांत नहीं होता है। अब देखिए यहाँ अम है, अम है और कीता है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, अम के अनुस्वार को क्या हो गया, पर सवर्ण हो गया, क्यों हुआ ये भी आप याद रखिए, यही पर सवर्ण कहते हैं ना, अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण, इसको ध्यान रखिए, यही, ये यही पर फोकस करिएगा, यही प्रत्याहार वाला वर्ण है, और यही प्रत्याहार में कौन कौन सा वर्ण आता है ध्यान दीजिएगा, आप लोग लिख लीजिए पहले, यही प्रत्याहार, ये यही क्या है भाई, यह प्रत्याहार है। कहाँ से मिलेगा आपको यही प्रत्याहार, तो ह या वरट है ना, तो ह के बाद जो य है, ये य, यहां से आप चलेंगे, व र, ठीक, तो हटा देंगे, फिर ल, ह या व र ल, फिर य, फिर म, ठीक, ङ, ण, न,
फिर झ, ऐसे चलते चलेंगे आप। झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द। मैं बता दे रहा हूँ। ख फ छ ठ थ च ट त क प तक जाइएगा। क पै क क प तक, ठीक है। उसके बाद तो कपै है ना, यह आ गया। तो ह के बाद जो यह है वहां देखिए कपै का य, तो यह हो गया। तो इनमें जितने वर्ण आएंगे यही है, यही प्रत्याहार वाला वर्ण। तो अनुस्वार से यही प्रसवर्ण तभी होगा जब यही प्रत्याहार वाला वर्ण बाद में होगा। अब याद देखिए संस्कृतम पठती में तो क पै तक जाएगा तो प आता है ना, तो ये प यही प्रत्याहार में आ रहा है, इस वजह से अनुस्वार को परसवर्ण हो गया, पर की तरह। तो इसलिए परसवर्ण करने के लिए हम क्या करें भाई, पर में तो प है, प का तो उच्चारण स्थान नहीं है नासिक, तो म का है ना, म हो गया, इसलिए पांचवा वर्ण हो जाता है। समझ गए। इसी तरह अंकिता में भी देखिए क वर्ग का पांचवा हो गया अंग, अंकिता। सब सम है कल्प, फिर क का वही पांचवा कर दीजिए संकल्प। कुंठिता में भी वही करिए, पांचवा कर दीजिए अंचित। अम है चिता है, च वर्ग का पांचवा करिए अंचिता। कितना सरल है। अनुस्वार के बाद यही प्रत्याहार वाला, ये मान के चलिएगा यही प्रत्याहार वाला वर्ण हो तो फिर हम अनुस्वार के स्थान पर क्या करते हैं, परसवर्ण कर देते हैं। आगे चलते हैं। लत्व संधि। अब इसके बाद है लत्व संधि मित्रों। लत्व संधि जिसका सूत्र है तोरली। बहुत सरल है मित्रों, यह तो और ही सरल है। इसको भी आप लोग नोट करेंगे। लत्व संधि, इसका भी उदाहरण देके समझाया जाएगा। ये देखिए लत्व संधि है। अब लत्व संधि में सूत्र क्या है हमारा, तोरली। मित्रों सूत्र क्या है, तोरली। तोरली लिख लीजिए आप। तोरली में तो और ली है, तो और क्या है, ली है। ये छांट लीजिए आप लोग। तो क्या है, तो प्लस ली, तो धन ली बन जाएगा तोरली। तो तोरली, ठीक। तो यहाँ जो ये तो समझ रहे हो रहा है, तो मतलब तो को मान करके बोला। तो मैं जो षष्ठी तो के स्थान पर होता है, क्या होता है ये देखिए, इसका डिफिनेशन पढ़िएगा। अभी हमने संधि विच्छेद किया है, देखिए डिफिनेशन। डिफिनेशन में ये है मित्रों, यदि त वर्ग के बाद तथा द न, त वर्ग में सब आता है, तो यही त द न के बाद यदि ल आए तो त वर्ग के वर्णों का बोला ल हो जाता है। यदि त वर्ग के बाद ल, जैसे ही त वर्ग जो है अपने बाद ल को देखेगा, केवल ल को देखते ही बोला त वर्गों के वर्णों, त वर्ग के वर्णों का ल हो जाता। माने जो त वर्ग है वो सीधा सीधा ल में परिवर्तन होगा, कोई भी वर्ण। जैसे यहाँ देखिए किंतु अंतिम, लेकिन किंतु छोड़ दिया, किंतु यहाँ फिर आ गई बात किंतु की। बोला न के बाद, न के बाद यदि ल रहे ना तो फिर अनुनासिक ल होता है, क्योंकि कारण ल का अनुनासिक के चिन्ह पूर्व वर्ण पर पड़ता है। बस दंत न यदि बाद में, ध्यान दीजिएगा, ल यदि रहे दंत न के बाद तो उसके ऊपर आप ऐसे चिन्ह लगा देंगे चंद्र बिंदु वाला, क्योंकि अनुनासिक है ना, इस वजह से। अब यहाँ देख लीजिए उदाहरण, हमने क्या पढ़ा, सूत्र तोरली, और हम सूत्र संधि कौन सा पढ़ रहे हैं, लत्व संधि। लत्व संधि में क्या होता है, ल होता है आदेश। किससे होता है, तोरली से होता है। तोरली क्या कहता है कि त वर्ग के बाद यदि ल हो तो त वर्ग को ल कर दीजिए। देखिए उद्धन लंघनम है, तो त वर्ग में तो आया, तो त के बाद ल है, बस इस त को ल कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, तो उल्लंघनम बन गया। इस त को ल हो गया है ना, क्या बन गया, उल्लंघनम। इसी तरह तत् प्लस लीना था, तो त था, त को क्या हो गया, ल हो गया, तो क्या बन गया, तल्लीना। ठीक है। इसी तरह उत है, लिखितम है, त धन ल है, बस त जो है ल को देखते ही सीधा ल हो जा रहा है। उल्लिखितम, जहां जाए हो, उत्लेखा उल्लेखा महान लाभ। अब एक देखिए नकार वाला उदाहरण, यदि दंत न हो और ल बाद में हो तो न को तो ल होगा, किंतु क्या
बोला वहां पे चंद्र बिंदु हो जाएगा उसके आगे। देखिए महान लाभ हुआ। इसी तरह विद्वान है लिखती है, यदि न के बाद ल रहेगा मित्रों, ये नोट रखिए आप लोग लिख के कॉपी में। उदाहरण ये वाला लिख लीजिए, विद्वान लिखती और महान लिखती, महान लाभ ये भी, और विद्वान लिखती। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर मित्रों बस वह ल जो था बाद में वही ल न के स्थान पे हुआ है, किंतु न के बाद रहता है तो वो न जो है अनुनासिक का है ना, इसलिए वहां चंद्र बिंदु हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने अभी जो है इसमें ये फोर्थ एपिसोड में, चौथे एपिसोड में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, कौन कौन सा संधि, तो चर्तु संधि सबसे पहले किस सूत्र से पढ़ा, खरी चौ से चर्तु संधि हम लोगों ने पढ़ लिया। और जब चर्तु संधि पढ़ा तो चर्तु संधि के जस्ट बाद हम अनुस्वार संधि पढ़ लिए, किस सूत्र से, मोनुस्वार से। मोनुस्वार क्या कहता है, मांतस्य पदस्यानुस्वरो हलि, मांत जो पद है, जिस पद के अंत में यदि म है तो उसको हम अनुस्वार कर देते हैं। बोला कब, बोला हली, हली मैंने हल अर्थात व्यंजन वर्ण बाद में जब हो। तो इस प्रकार से हम बाद में व्यंजन वर्ण को देखते ही क्या करते हैं, मकारांत पदांत मकार को हम अनुस्वार करते। तो इस प्रकार हम अनुस्वार से अनुस्वार करके ये अनुस्वार संधि सीख गया। तो हम पहले चर्तु संधि, फिर अनुस्वार संधि, और अनुस्वार संधि के बाद फिर हम पर सवर्ण संधि सीखे, किस सूत्र से, अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण। यह सूत्र क्या कहता है कि यदि यही प्रत्याहार वाला वर्ण बाद में हो, किसके बाद में हो, अनुस्वार के बाद में हो। जैसे अम कीता, अम में अनुस्वार है, अंग अंग है ना, अंग, फिर कीता तो अंग है अनुस्वार, और उधर यही प्रत्याहार में हमारा कीता का ककार है। तो जैसे ही अनुस्वार अपने से बाद में, ठीक है, अपने से बाद में अनुस्वार, जैसे ही वह यही प्रत्याहार वाले वर्ण को देखेगा, क आदि जो है यही प्रत्याहार में आते, तो वो अनुस्वार क्या होगा, पर की तरह हो जाएगा, अर्थात क की तरह। तो भाई क का तो उच्चारण स्थान क्या है, क का उच्चारण स्थान एकदम कंठ है। इधर अनुस्वार अंग में अनुस्वार का उच्चारण स्थान हम, तो उच्चारण स्थान मायने रखता है। तो जो इसका उच्चारण स्थान है अनुस्वार का, वही वाला देखिए कोई है उस वर्ग में, क वर्ग में, तो हाँ भाई न का उच्चारण स्थान कर, इसीलिए अनुस्वार के स्थान में पर सवर्ण अर्थात वहां न होगा। तो लिख दीजिए पर सवर्ण मतलब वहां अंग धन की तत्व बन जाता, अंकित। इस प्रकार से हम लोगों ने अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण को अच्छी प्रकार से सीख गया मित्रों। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये पर सवर्ण भी सीखा, पहले चर्त्व, फिर चर्त्व के बाद हम लोग चर्तु संधि पहले पढ़े खरीच से, खरीच से चर्तु संधि करने के बाद फिर हम लोग ये एक बार देख लेते हैं। चर्तु के बाद ये अनुस्वार पढ़ लिए मोनुस्वार से, ठीक है। अब मोनुस्वार से जब अनुस्वार किए फिर हम अनुस्वार से ही पर सवर्ण, फिर लत्व संधि। अब आया लत्व, पहला चर्तु के बाद हमने अनुस्वार संधि पढ़ा, अनुस्वार संधि पढ़ने के बाद हमने पर सवर्ण पढ़ा। इस एपिसोड में ध्यान दीजिएगा, चौथे एपिसोड में हम लोग 4 संधि पढ़ रहे हैं। कौन कौन, एक हो गया आपका चर्तु संधि, दूसरा हो गया आपका अनुस्वार संधि, तीसरा हो गया आपका पर सवर्ण संधि, ठीक है, और चौथा हम जा रहे हैं लत्व संधि में। इस एपिसोड में हम 4 संधि पढ़े। लत्व करने वाला जो संधि है वह तोरली है, और तोरली क्या कहता है कि जब त वर्ग हो और उसके बाद में ल हो तो उस त वर्ग को हम ल कर देंगे। जैसे उद्धन लंघनम तो उल्लंघनम, जैसे तद्धन लीना तल्लीना, जैसे तद्धन उत्धन लिखितम उल्लिखितम, उत्धन लेखा उल्लेखा, महान धन लाभा, तो यहाँ पर महान लाभा बनाए कि यदि दंत न हो और उसके बाद ल हो तो वहां हम अनुनासिक कर देते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने इतना पढ़ा। अब छत्व संधि हम इसके बाद पढ़ेंगे, ससोटी जो सूत्र लगता है, ये 5वें एपिसोड में हम देखेंगे। चौथे एपिसोड में हम लोगों ने इतना पढ़ा 4 संधि। तो अब हम जो है ये
छोटी वगैरह जो है इस सूत्र का प्रयोग हम बाद में करेंगे 5वें एपिसोड में। मित्रों, आप यदि पहला एपिसोड को नहीं देखा है, आप यदि दूसरे एपिसोड को नहीं देखा, तो तीसरे एपिसोड को नहीं देखा है, तो आपको थोड़ा कठिन लगेगा समझना, मगर आप समझ जाएंगे। मगर आप पहले से ही देखा करें, हर एपिसोड को देखें और सबका अर्थ समझें। मित्रों, जहाँ कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिएगा, ठीक है। वीडियो को अवश्य लाइक करिएगा, आपको समझ में आएगा, शेयर करिएगा। पहली बार देख रहे हैं तो मित्रों, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अधिक से अधिक। यह निरंतर कक्षा व्याकरण की चलती रहेगी। संस्कृत विधि नामक जो यह ग्रंथ है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। आप खूब पढ़ें, मन लगा करके पढ़ें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अपने सहपाठियों के साथ भी शेयर करें। जो भी हो वह, चाहे वह पारिवारिक लोग हो, रिश्तेदार लोग हो, कुटुंब लोग हो, हर जगह आप शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग संस्कृत को पढ़ें। संस्कृत, भारतीय संस्कृति का हम लोग जो है प्रचार प्रसार करें, संस्कृत का संरक्षण करें, है ना। तो संस्कृत का संरक्षण, संस्कृत के लोग से ज़्यादा हमको नहीं लगता अदर व्यक्ति कोई सोचता होगा, लेकिन इसीलिए हम संस्कृत वालों का तो एक दायित्व है, सब कोई का दायित्व है, पूरे भारतवासी का दायित्व है, पूरे विश्व के लोगों का यह दायित्व है। संस्कृत है तो संस्कृति है ना। तो सभी भाषाओं की जननी एक प्लस देववाणी है मित्रों। इसीलिए अधिक से अधिक अवश्य शेयर करें इसको। हर घर घर जन जन भाषा है ना, यह जन जन भाषा। अतः अहम वदामि मित्राणि पुनः एकवारं भवन्तः अधिकाधिकं शेयर कुर्वन्तु। सर्वेभ्यः ददतु इति भवन्तः ददतु सर्वेभ्यः इति निवेदनमस्ति। अस्तु, अत्रैव विरमामि स्वकीयां वाणीम्। अहम यहीं पे विराम लेता हूँ मित्रों। मैं मिलता हूँ फिर अगले एपिसोड में। 5वां एपिसोड आप देखना ना भूलें। वहाँ हम फिर से बात करेंगे ससोटी आदि सूत्रों की, जहाँ से हम छत्व संधि करेंगे। नमो नमः मित्रों। नमः संस्कृताय। आज के लिए इतना ही। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। जहाँ भी रहें आप मेरे मित्र, आप सब स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। नमः संस्कृताय। इसी संदेश के साथ में विराम देता हूँ अपनी वाणी।